हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ नीतीश वर्मा, वेलकम टू आईबीएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हमने देखा, पहले हम देख रखे थे कि फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। फ्लूइड मैकेनिक्स में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। डेंसिटीज पे बात कर रहे थे, मिक्सचर की डेंसिटी लास्ट क्लास में देखा था हम लोगों ने, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे अच्छे वाले, ठीक। आज हम बात करेंगे फुल फ्लेजली ऑन प्रेशर, कि प्रेशर क्या चीज़ है। तो चलिए भाई प्रेशर की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर प्रेशर को देखा जाए तो प्रेशर हम डिफाइन करते हैं, प्रेशर डिफाइन करते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू, अगर हम बोले तो प्रेशर हम डिफाइन करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, प्रेशर डिफाइन करते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर देखते हैं, पहले समझते हैं कि भाई मान लो सपोज आपकी ये सरफेस हो और इसकी एरिया मान लो सपोज दे रखी हो, एरिया इसकी ए, और इस पे फोर्स कुछ इस तरह लग रखा हो, तो हम क्या बोलते हैं भाई कि फोर्स अगर इस तरह लग रखा है तो हम प्रेशर डिफाइन करते हैं क्या, कि प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर, फोर्स पर यूनिट एरिया, या हम इसको बोलें फोर्स पर यूनिट एरिया, या इसको हम डिफाइन कर दो P इज इक्वल टू फोर्स F बाई ए। लेकिन अगर देखा जाए तो अपने आप में फोर्स जरूरी नहीं है कि हमेशा फोर्स इस तरह से ही लगे, यानी कि अपने आप में ये अधूरी डेफिनेशन है। क्लियर, सपोज अगर मान लीजिए कि आपका सरफेस ऐसा ना होकर, कुछ सरफेस ऐसा होकर लेकिन फोर्स ऐसा ना होकर कुछ एंगल पे लगे नॉर्मल से, जैसे मान लो ये नॉर्मल है आपका, फोर्स इस एंगल पे आके इस तरह से यहाँ पे लगे, ठीक। तो अगर देखा जाए तो फोर्स किसी एंगल थीटा पे नॉर्मल से बना के लग रही है, एरिया स्टिल सेम है, एरिया ए के बराबर है। तो अगर देखा जाए तो फोर्स कैसे डिफाइन करेंगे भाई, क्या सीधे सीधे फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हैं क्या, नहीं। अगर ध्यान से देखें तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं फोर्सेस को, तो फोर्सेस दो भागों में बांटेंगे। पहला तो ये आपका, क्लियर, और जो फोर्स पास है थीटा के पास वो क्या कहते हैं, उस कॉस का जो पास है वो कॉस है, यानी इस एंगल का कॉस है, यानी एफ कॉस थीटा। ये परपेंडिकुलर फोर्स है एरिया के, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स है। क्लियर, और दूसरा जो फोर्स है ये एफ पैरेलल फोर्स है। क्लियर, तो ध्यान से देखो, एफ पैरेलल फोर्स क्या, एफ पैरेलल फोर्स यानी कंपोनेंट की वैल्यू लिखें तो क्या होगा भाई, एफ साइन थीटा, जो दूर है वो साइन थीटा। क्या एफ साइन थीटा फोर्स, क्या इसको प्रेशर में कुछ हेल्प करेगा, क्या प्रेशर क्रिएट करेगा क्या, एफ साइन थीटा सीधे सीधे बोलेंगे कि भाई एफ साइन थीटा इसको क्या कर रहा है, अगर ध्यान से देखो तो शियर लाने का काम कर रहा है, यानी कि छीलने का काम कर रहा है सरफेस को। सरफेस सपोज ऐसा है, फोर्स ऐसा लग रहा है, तो इसका ये कंपोनेंट जो कि इस पे प्रेशर डाल रहा है, ना कि ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट बोले तो अपना फोर्स एफ साइन थीटा, क्या ये प्रेशर डाल रहा है इस पर, नहीं। तो अगर ध्यान से देखें तो अब बोल सकते हो कि इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या, प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, एफ साइन थीटा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर, ठीक है, ओनली नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर। ये सिर्फ क्या लगा रहा है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर नहीं, ये सिर्फ इसको छीलने का काम है, यानी कि शेयर का काम कर रहा है, ठीक। तो भाई एफ, अब ध्यान से देखो कि हम क्या ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा डेफिनेशन करेक्ट करना होगा, और हमें लिखना चाहिए कि भाई प्रेशर जो होता है वो लिखना चाहिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। क्लियर, तो भाई सिंपल सी बात है कि परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया कहें तो ये ज्यादा बेटर समझ में आता है कि भाई परपेंडिकुलर फोर्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है भाई, परपेंडिकुलर फोर्स अगर यहाँ पे देखें तो परपेंडिकुलर फोर्स हमारा दे रखा है क्या, परपेंडिकुलर फोर्स अगर देखें तो यहाँ पे दे रखा है भाई एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एरिया ए। क्लियर, या हम इसको बोल सकते हैं P इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ए। क्लियर है, या हम बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर फोर्स या नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, सिंपल सा डेफिनेशन है कि हम जबकि यहाँ पे डायरेक्ट फोर्स ना बोल के क्या बोलेंगे कि फोर्स पर यूनिट एरिया, डायरेक्ट ये गलत बात है, हमें लिखना चाहिए भाई फोर्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू एरिया डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू फोर्स, ये हमें फोर्स देगा। क्लियर, आई होप क्लियर होगा सबको, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए यूनिट क्या होगा, अगर ध्यान से देखें तो इसका
यूनिट देखते हैं भाई, तो यूनिट क्या लिखेंगे? अभी फिलहाल यहां तक सबको क्लियर हो गया? प्रेशर क्या है समझ में आया? प्रेशर हम सीधे सीधे फोर्स अपॉन एरिया नहीं करेंगे, फोर्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द सरफेस डिवाइडेड बाई एरिया, ये ज्यादा बेटर समझ में आता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा भाई? यूनिट ऑफ प्रेशर अगर देखा जाए तो प्रेशर हम लिखे हैं P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, या हम बोल सकते हैं इसको न्यूटन, और इसको बोलेंगे मीटर स्क्वायर, या इसको अगर बोले तो हम बोल सकते हैं भाई पास्कल। ठीक, साई यूनिट पास्कल, या इसको हम शॉर्ट में और प्यार से बोले तो हम इसको पा लिखते हैं। ठीक है, पास्कल को शॉर्ट में हम पा लिखते हैं। ठीक, तो ये सिंपल सी बात है कि पास्कल को हम पा लिखेंगे, पा मतलब पास्कल, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर उसका, इसकी ये यूनिट हो गई। ठीक, अभी तक हमने बात किया था भाई प्रेशर के बारे में। अगर डायमेंशन यूनिट लिखना हो तो डायमेंशन लिखना हो तो भाई सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन अपॉन एरिया का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन कितना होता है बेटा? हाँ बिल्कुल सही, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी पे पावर -2 ये होता है, डिवाइडेड बाई एरिया का क्या होता है भाई? एल पे पावर 2। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? m पे पावर 1, l पे पावर कितना? -1, 2 पर जाएगा तो -1, और t पे पावर कितना होगा बेटा? -2। क्लियर? तो ये हमारा फोर्स का डायमेंशन यूनिट होगा, डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? यूनिट, इसको हम ये भी कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, इस यूनिट को हम सीजीएस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सीजीएस में क्या हो जाएगा भाई? एक न्यूटन को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? 10⁵ डायन, हाँ या ना? 10⁵ डाइन लिख सकते हैं, और इसको हम सीजीएस यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप सभी को बात इतनी क्लियर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। फोर्स का यूनिट, हाँ अगर हम प्रेशर की बात करें तो अभी हमने देखा है कि फोर्स की बात करें तो परपेंडिकुलर फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, यस और नो? ठीक है, क्लियर है? प्रेशर इनटू एरिया की बात करते हैं, प्रेशर इनटू एरिया इज परपेंडिकुलर फोर्स, या हम बोल सकते हैं इसको नॉर्मल फोर्स, यस और नो? तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल फोर्स बोलिए या परपेंडिकुलर फोर्स बोलिए, एक ही बात है। तो नॉर्मल फोर्स, क्लियर है? अगर ध्यान से देखो तो अगर हम यहाँ पे एरिया बढ़ाएं तो क्या दिख रहा है भाई? फोर्स कैसा होगा? एरिया बढ़ाने पर प्रेशर क्या होगा? प्रेशर पक्का कमेगा, यस और नो? ध्यान से देखो, एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एरिया बढ़ाने पर प्रेशर कमेगा। क्लियर? प्रेशर कमेगा। ठीक, और एरिया घटाएं तो प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है? यस और नो? ठीक, कभी कभी इस पे ग्राफ भी पूछ लिया जाता है कि मान लो सपोज अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट है तो हमें एरिया, प्रेशर वर्सेस एरिया का कर्व पूछ लेगा। ठीक, प्रेशर वर्सेस एरिया का कर्व पूछ लेगा, जैसा कि हमें पता है F इक्वल टू पी इंटू ए, और अगर ये कांस्टेंट टर्म है तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर फोर्स कांस्टेंट टर्म है तो हम क्या लिख सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एरिया बढ़ाने पे फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, और जब एरिया कम होगा तो फोर्स, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व आएगा। क्लियर? यस और नो? ठीक, लेकिन तब की बात जब हमारी फोर्स क्या दे रखी होगी? कांस्टेंट हो। यस और नो? इतनी बात समझ में आई? ठीक, क्लियर? चलिए तो यहां तक पॉज करिए, नोट कर लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सिंपल सी बात है, क्लियर? आइए देखते हैं इसके आगे। अगर बात करें भाई कि इस बार प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर एटमॉस्फेरिक दे रखा हो, प्रेशर कांस्टेंट हो तो फिर क्या करेंगे? अगर प्रेशर कांस्टेंट दे रखा हो तो P इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम भाई? F बाई ए। P इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? F बाई ए। अगर इस बार प्रेशर कांस्टेंट दे रखा हो, आपका प्रेशर कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सिंपल सा बात, तो P F क्या हो जाएगा भाई? F इज इक्वल टू P इंटू ए में क्या प्रेशर कांस्टेंट पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा, हाँ या ना? तो क्या कर्व खींच लेंगे सीधे सीधे फोर्स और एरिया के बीच रिलेशन, तो क्या आएगा भाई? ध्यान से देखो, तो ये क्या चीज है? स्ट्रेट लाइन कहां से पास होगा? ओरिजिन से, यानी कि जब एरिया जीरो तो फोर्स भी जीरो, यस और नो? एरिया जीरो तो फोर्स भी जीरो, एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा फोर्स वैसे वैसे बढ़ेगा। क्लियर? तो कहने का मतलब ये समझ में आता है कि भाई एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा फोर्स भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। क्लियर है? यस और नो? एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा फोर्स भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। क्लियर? चलिए भाई, बात समझ में आई सबको? तो यानी कि सिंपल सी क्या बात है, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन कर्व।
ठीक है, किसके बीच? फोर्स और एरिया के बीच। क्लियर? फोर्स और एरिया के बीच। ठीक, तो बात यहां तक समझ में आती है। हम लोग कई केस में देखे होंगे कि फोर्स क्या होता है भाई, सीधे सीधे प्रेशर क्या होता है कि फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स में भी कौन सा लिखना चाहें तो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। कई बार हमने देखा होगा कि भाई जो नाइफ होता है, नाइफ इस नाइफ का कभी भी जब देखा जाए, नाइफ का अगर एरिया बढ़ा दो, यानी कि नाइफ जब बहुत शार्प होती है मतलब क्या? नाइफ शार्प होता है मतलब इसकी जो एरिया होती है जिससे काटी जाती है, एरिया क्या होता है? कम। एरिया कम होता है तो इसका मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है और आराम से चीजें कट जाती है। क्लियर? और अगर नाइफ ब्लंट हो जाए मतलब कि भाई जो काटने वाली बात, जो धार वाली भाग होती है उसका एरिया बढ़ जाए, एरिया बढ़ जाता है, इसका मतलब प्रेशर कम लगता है, तो जल्दी से हम काट नहीं पाते हैं, प्रेशर कम हो जाता है, इस वजह से चीजें जल्दी कटती नहीं है। इसी तरह हम रेलवेज में देखते हैं, रेलवे के नीचे, रेलवे जब रेल रॉड बनाते हैं उसके नीचे स्लीपर्स यूज करते हैं। स्लीपर्स का क्या क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो एरिया बढ़ाना चाहते हैं। तो रेल मतलब कहने में ट्रेन इतनी भारी होती है कि वो क्या हो जाए, धंस जाएगी जमीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर। तो क्या करते हैं, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एरिया बढ़ा देते हैं। एरिया बढ़ाने से क्या हो जाएगा, प्रेशर ग्राउंड पर बहुत कम लगेगा, दैट्स वाई वो चल पाएगा। क्लियर? तो रेलवे के नीचे आप स्लीपर्स देखे होंगे। बात समझ में आया? क्लियर है? कैमल्स फीट देखते हैं कि कैमल्स फीट्स का एरिया अच्छा खासा होता है, इसलिए प्रेशर कम लगता है, इसलिए कैमल्स रेगिस्तान में चल पाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसीलिए उनको बोला जाता है रेगिस्तान का जहाज, हाँ या ना? क्योंकि फीट गद्दीदार होते हैं ना। क्लियर? और ज्यादा एरिया होता है उनका, तो इस वजह से प्रेशर कम लगता है, इस वजह से वो रेत में बहुत अच्छे तरीके से चल पाते हैं। क्लियर है? तो ये सब बेटा प्रेशर का ही कॉन्सेप्ट है, हाँ या ना? तो अभी हमने प्रेशर में क्या क्या देख लिया? प्रेशर का डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ हमने ग्राफ देख लिए, उसकी यूनिट देख ली। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं भाई कन्वर्जन की भी। ठीक, तो कुछ कन्वर्जन्स भी इसमें हमें याद होने चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो कन्वर्जन क्या क्या है कि कन्वर्जन कई बार यूज कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है, इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन के साथ रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कन्वर्जन की बात करें तो सबसे पहला अगर हम कन्वर्जन की बात करें, ठीक है, तो कन्वर्जन की बात करें तो सबसे पहली चीज अगर देखा जाए कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपने देखा होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर होता है भाई? तो ये होता है 1.01325 इंटू 10⁵ क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको हम पास्कल बोल सकते हैं। ठीक है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा बराबर होता है 1.01325 पास्कल न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर। या हम बोल सकते हैं इसको, ये 2 जीरो यहां से निकाल लो तो कितना बचेगा, 101.325 क्लियर, किलो पास्कल। ठीक, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बेटा पास्कल बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल बोलते हैं, यानी शॉर्ट में हम पा लिखते हैं। ठीक, चलो और बात करें तो 1 एटीएम को हम लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 1 एटीएम को हम लिख सकते हैं 760 mm ऑफ Hg, मरकरी के कॉलम के लेंथ में mm ऑफ Hg। ये हम आगे बात करेंगे। बैरोमीटर में अगर देखो, बैरोमीटर क्या होता है भाई, बैरोमीटर आगे हम लोग पढ़ेंगे। बैरोमीटर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के काम में आता है। क्या होता है कि बैरोमीटर में जब हम मेजर करेंगे तो उसमें मरकरी होती है, उसका कॉलम होता है, उस कॉलम में मरकरी भरी होती है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसमें मरकरी की जो कॉलम की हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक, तो कितना वो चढ़ जाएगा अगर मरकरी ले तो कॉलम में, तो वो बेटा सिंपल सी बात है कि 760 mm वो मरकरी की कॉलम की हाइट होती है। या आप बोल सकते हो 76 मीटर ऑफ Hg कॉलम। क्लियर? बात समझ में आया? या वाटर के टर्म में याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, वाटर के टर्म में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 10.1 मीटर ऑफ वाटर। क्लियर? अगर वाटर लिया जाए उस कॉलम में मरकरी हटा के तो ये कुछ इतना होता है, जो कि हम आगे कैलकुलेट करेंगे, बशर्ते ये आपको याद होनी चाहिए कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। और भी इसके यूनिट है, हाँ बार भी यूनिट होता है एक। तो 1 बार बेटा थोड़ा छोटा होता है एटमॉस्फेरिक के, मोर और लेस सेमी ले लेते हैं। तो 1 बार इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर, 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर लगभग 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लगभग 1 बार एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। एग्जैक्टली नहीं होता, थोड़ा थोड़ा, ठीक, थोड़ा सा बराबर ही होता है।
एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक। थोड़ा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भारी है बाहर से। या कभी कभी हम यूज कर लेते हैं भाई 1 atm बराबर टॉर्क, ये सब केमिस्ट्री में टर्म यूज होते हैं प्रेशर में। 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर। टॉर क्या होता है, ये यूनिट होती है प्रेशर की बेटा, जो कि केमिस्ट्री में यूज की जाएगी, ठीक। टॉर मीन्स ये यूज कर लेते हैं हम लोग। टॉर मीन्स अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ 1 mmHg, यही लिखा हुआ है 1 mmHg इज इक्वल टू 1 टॉर के ही बराबर है, हाँ या ना। टॉर जो टर्म है, ठीक, क्लियर। तो कन्वर्जन भी साथ में हमें पता होना चाहिए प्रेशर का, ठीक। ये भी काफी हद से काफी ज्यादा पूछी जा सकती है, इसमें पूछी मतलब इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन में दिया हो सकता है, जो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आया। मर्क्यूरी कॉलम कैसा होता है भाई, ऐसा सिंपली मर्क्यूरी कॉलम होता है, इसमें हाइट दे रखी होती है। बैरोमीटर आगे देखेंगे हम लोग, तो इसमें जो हाइट ये अचीव करेगा, वो जो हाइट है h, उसकी प्रेशर के टर्म में हम वो मेजर करते हैं, ठीक है। प्रेशर के टर्म में वो मेजर करते हैं, वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। क्लियर है, बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो भाई। तो हमने प्रेशर की बात कर ली, ठीक, और उसके कन्वर्जन देख लिए। हाँ अच्छा ठीक है, प्रेशर का यूनिट तो आपको पता है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है भाई, प्रेशर का यूनिट अभी हमने देखा, और आप सबने इलास्टिसिटी भी पढ़ा होगा, इलास्टिसिटी चैप्टर। प्रेशर की यूनिट क्या थी भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या बोलो तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या, फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर। इसी तरह स्ट्रेस देखा होगा आपने, स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या थी, स्ट्रेस भी तो कुछ ऐसा ही था, इसकी भी यूनिट क्या थी भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन में सेम था। तो भाई जरूरत क्या पड़ी, स्ट्रेस ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट सेम हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। देखो यूनिट में पढ़ रखा होगा आपने, प्रेशर की भी यूनिट सेम, स्ट्रेस की भी यूनिट सेम, तो फिर इसका डायमेंशन भी सेम होगा, यस और नो, हाँ भाई डायमेंशन भी सेम होगा। क्लियर। क्या जरूरत थी इन दो फिजिकल क्वांटिटीज के बनाने की, अगर इनके यूनिट सेम है। तो ध्यान से देखो, शायद इलास्टिसिटी में आपने ये कर रखा होगा, इलास्टिसिटी चैप्टर में आपने ये स्ट्रेस पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं फिर से बता दूं, ठीक, क्लियर। चलिए तो इनके बीच हम डिफरेंस देख लेते हैं कि प्रेशर और स्ट्रेस के बीच डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रेशर और डिफरेंस, मतलब प्रेशर और स्ट्रेस के बीच डिफरेंस, ठीक, दोनों की यूनिट सेम है। चलिए तो आते हैं भाई, तो प्रेशर वर्सेस प्रेशर वर्सेस स्ट्रेस, 1 मिनट, प्रेशर वर्सेस स्ट्रेस की बात करते हैं, ठीक। चलिए प्रेशर वर्सेस स्ट्रेस की बात करते हैं, तो भाई प्रेशर वर्सेस स्ट्रेस देखते हैं हम लोग। हाँ तो दो चीज बना लेते हैं, दो कॉलम बना लेते हैं कि प्रेशर एक तरफ और एक तरफ स्ट्रेस की बात करते हैं, क्योंकि उनके बीच हमें डिफरेंस ही देखना है मेन तौर पे, ठीक है। तो प्रेशर की बात करेंगे, इधर डिफरेंस की बात करेंगे, प्रेशर और स्ट्रेस की। तो प्रेशर और इधर स्ट्रेस, क्लियर। चलो प्रेशर और स्ट्रेस की बातें करते हैं, ठीक। तो प्रेशर अभी अभी हमने देखा प्रेशर कैसे डिफाइन किया गया, और स्ट्रेस की बात अभी हम कर ही लेते हैं, स्ट्रेस, यस और नो। प्रेशर और स्ट्रेस की बात करते हैं। तो प्रेशर तो हमने देख ही लिया, प्रेशर क्या होता है भाई, सिंपली पहले तो डेफिनेशन ही देखो, प्रेशर क्या है। तो प्रेशर क्या है चीजें, पहली बात तो डेफिनेशन क्या होता है, प्रेशर होता है भाई सिंपली परपेंडिकुलर फोर्स या नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये फोर्स कैसा है, ये बेटा नॉर्मल फोर्स है, कैसा फोर्स, नॉर्मल फोर्स, हाँ या ना। और ये नीचे क्या है, एरिया, ठीक। अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस क्या होता है भाई, आपने देखा होगा स्ट्रेस, या आपने पढ़ा होगा इलास्टिसिटी में कि स्ट्रेस होता क्या है। देखो भाई कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी मटेरियल है, जैसे ये मटेरियल है, ठीक है, कोई भी मटेरियल जो कि इलास्टिक हो तो क्या करते हैं, उसको खींचते हैं। दो प्रॉपर्टी होती है, वो इलास्टिक होगी या फिर प्लास्टिक होगी। एक, अगर मान लो इस मटेरियल को मैं खींच रहा हूं तो कुछ समय तक ये फैलेगा, उसके बाद मैं इसको वैसे जैसे ही फोर्स को हटाया, ये अपने आप क्या करेगा, अपना शेप रिगेन कर लेगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक। या इसको मैं इतना खींच दूं कि ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए, यानी प्लास्टिक नेचर में आ जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इलास्टिक रीजन में अगर मैंने फोर्सेस को रिलीज कर दिया, ठीक है, तो फोर्सेस क्या करेंगे भाई, ये अपने शेप को रिगेन कर लेते हैं। तो बेसिकली अपने शेप को रिगेन करते हैं किस वजह से, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, ठीक, जो इसके शेप को क्या करती है, रिगेन कराती है।
तो बेसिकली स्ट्रेस भी फोर्स है, लेकिन ये फोर्स कौन सा है? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, पर यूनिट एरिया। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है आपका स्ट्रेस, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स का मतलब सिंपल सी बात है, जब हम किसी भी क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट को उसके इलास्टिक रीजन में अगर हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद इसको हम छोड़ दें तो अपनी शेप को क्या करता है? रिगेन कर लेता है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स के वजह से। तो ये इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है, जबकि ये सिंपल फोर्स है। क्लियर? तो पहला तो डेफिनेशन यही से क्लियर होता है भाई, डेफिनेशन से ही, कि ये क्या चीज बात कर रहा है और ये क्या चीज बात कर रहा है। ठीक, तो फोर्सेस यहाँ पे अलग अलग हैं, हाँ या ना। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, कि देखो प्रेशर और स्ट्रेस में, तो प्रेशर हम देखते हैं भाई, प्रेशर कैसा लगेगा? प्रेशर ये बॉडी, तो प्रेशर हमेशा ऐसा, प्रेशर ऐसा लगेगा हमेशा, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट में। जबकि टेंशन की बात करें तो टेंशन कैसा हो सकता है? टेंशन, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, टेंशन क्या करेगा ऐसे? टेंसाइल, मतलब टेंशन कह रहे हैं, और स्ट्रेस कैसा होगा? कुछ भी हो सकता है, इस पे ऐसे भी फोर्स लग सकते हैं। बोलो क्लियर? क्लियर है? चलो भाई देखते हैं यहाँ पे, फोर्स इस पे ऐसा भी लग सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होगा और नीचे फिक्स होगा तो फोर्सेस ऐसे भी लगी जा सकती हैं। बोलो क्लियर? ठीक है, फोर्स ऐसे भी लग सकता है, देख लो भाई, फोर्स ऐसे भी लग सकता है। ठीक, तो कहने का मतलब अगर ध्यान से देखो तो लिखा क्या है, ये चीजें है क्या? ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ये देखो तो ये टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंशन में है बेचारे इसके पॉइंट्स, तो ये कौन सा स्ट्रेस है? तो ये आपका टेंसाइल स्ट्रेस है, हाँ या ना? टेंसाइल स्ट्रेस है। नीचे वाला ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस कंप्रेशन में है, हाँ या ना? सिंपल। और नीचे वाला क्या है भाई? शियर स्ट्रेस है। तो कहने का मतलब स्ट्रेस आपके कुछ भी हो सकते हैं, टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, और टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, और हाँ, और शियर भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस कैन बी टेंसाइल कॉमा कंप्रेसिव एंड शियर इन नेचर वाइज ये कंप्रेसिव हो सकते हैं, टेंसाइल हो सकते हैं, और शियर भी हो सकते हैं। लेकिन वाइल प्रेशर इज ओनली कंप्रेसिव इन नेचर। बोलो क्लियर? प्रेशर इज ओनली कंप्रेसिव इन नेचर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि प्रेशर देखो हमेशा कैसे लगेगा? ऐसे कंप्रेसिव। टेंसाइल कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेस टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, और शियर नेचर का भी हो सकता है। शियर मतलब छीलना है इसको, यानी कि फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसको क्या कर रहा है? शियर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्लियर? दूसरा कि अगर ये बात करें तो भाई तीसरा जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है, ये इंटरनल फोर्सेस की बात करता है स्ट्रेस, जबकि ये क्या है? ये इंटरनल फिनोमिना है, जबकि एक्सटर्नल फोर्स, प्रेशर में हम क्या करते हैं भाई? एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं। ठीक, तो ये एक्सटर्नल फिनोमिना है। ठीक है, तो फोर्स समझ में आया बात? तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, ये तीनों प्रकार के हो सकते हैं स्ट्रेस। ठीक, और अगर बात करें प्रेशर, तो प्रेशर ओनली कंप्रेसिव होगा, और पहली बात कि नॉर्मल फोर्सेस पर यूनिट एरिया होती है, जबकि ये इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स के अंदर जो डेवलप होती है, रेजिस्टिव फोर्स इसके पार्टिकल्स के बीच, ये फोर्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय एरिया। क्लियर है, हाँ या ना? ठीक, यूनिट तो सेम होता है दोनों का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया है, इसकी भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आया? चलिए फिलहाल इतना क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़े। तो ये रही बात प्रेशर किसकी? प्रेशर और स्ट्रेस के बीच डिफरेंस की। चलते आगे, हम लोग प्रेशर की ही बात करेंगे अब। ठीक, फुल फ्लेजली प्रेशर की ही बात करेंगे। तो आते हैं, तो प्रेशर की बात करते हैं, उससे पहले हम लोग कुछ चीजें इसमें करते हैं, पास्कल लॉ की बात करते हैं। ठीक है,
तो आइए पास्कल्स लॉ की बात करें। पास्कल लॉ की बात करते हैं, लिखिए पास्कल्स लॉ। ठीक, चलिए तो हम लोग पास्कल्स लॉ की बात करते हैं। क्या कहता है भाई पास्कल्स लॉ? उसके पहले चीजों को पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए तो देखते हैं। मान लो सपोज दैट हमारे पास एक इस तरह का एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें लिक्विड मान लो सपोज भरी हुई है, लिक्विड इसके अंदर भर रखी है, इसके अंदर लिक्विड भरी रखी हुई है। चलिए तो हम लोग पास्कल लॉ की बात करते हैं। पास्कल्स लॉ क्या कहता है, इसके कुछ एस्पेक्ट्स को देखते हैं भाई। पास्कल लॉ नॉन एक्सिलरेटिंग फ्लूइड के लिए बोला जाता है। तो बोल रहा है कि इन नॉन एक्सिलरेटिंग फ्लूइड, इन नॉन एक्सिलरेटिंग फ्लूइड मतलब सिंपल सी बात है कि जो एक्सिलरेट ना करे, यानी सिर्फ रेस्ट पे ना रहे, जो कि कांस्टेंट स्पीड से भी जाए। ठीक, ऐसे फ्लूइड्स में इन नॉन एक्सिलरेटिंग फ्लूइड जो प्रेशर होता है, प्रेशर at horizontal level, pressure at each and every point, pressure at each and every point at horizontal level, at horizontal level is always same, is always same। बशर्ते आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई किसके लिए बोला जा रहा है, एक्सीलरेशन जीरो। एक्सीलरेशन जीरो का मतलब ये नहीं हुआ कि फ्लूइड सिर्फ रेस्ट पर है। फ्लूइड का ये है बीकर, ये कांस्टेंट स्पीड से जा भी सकती है, एक्सीलरेशन क्लियर, बट ये है कि नॉन एक्सीलरेटिंग फ्लूइड होनी चाहिए। हाँ या ना, नॉन एक्सीलरेटिंग फ्लूइड। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है। इसमें अगर देखा जाए, अगर ये फ्री ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो इसके हर पॉइंट पर प्रेशर सेम, जैसे इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेते हैं पी नॉट है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना लगेगा भाई? अगर ध्यान से देखो तो हर पॉइंट पे प्रेशर कितना, पी नॉट पी नॉट पी नॉट पी नॉट, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होगा। अगर मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट ये ए है, ये पॉइंट फिलहाल के लिए बी है, बीच में कोई पॉइंट सी है, तो प्रेशर हम लिखेंगे भाई पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। ठीक, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, इसलिए हम प्रेशर क्या बोलेंगे भाई, सेम बोलेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं इस पर यहां पे कोई पॉइंट है डी और ई, तो क्या ये कि इसके भी प्रेशर सेम है क्या? बिल्कुल लेवल सेम है। तो भाई प्रेशर ऑन डी इज इक्वल टू प्रेशर ऑन ई, बिल्कुल सेम है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। लेकिन पीए और पीडी या पीए इज इक्वल टू पीई है क्या? नहीं, पीए और पीडी ये बराबर नहीं है, क्योंकि भाई सेम लेवल पे होने वाले पॉइंट के प्रेशर सेम होंगे। ठीक है, तो पीए और पीई सेम तो है नहीं लेवल पे, इसलिए इनके प्रेशर है नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जो नीचे है उस पर ज्यादा लिक्विड है, ऊपर तो पीई ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा पीए से। कितने कैसे बड़ा होगा देखते हैं हम लोग। पहले तो सेम लेवल की बात करते हैं भाई। आओ देखते हैं कैसे प्रेशर सेम होता है सेम लेवल पर। अभी हमने देखा कि भाई अगर मैं मान लो इसकी एबीडी बनाऊं, मैंने सपोज कर लिया कि इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल, मैंने ये बनाया एक सिलेंड्रिकल, पानी के अंदर एक सिलेंड्रिकल समझ लो कि सरफेस ले लिया हमने पानी के अंदर, जिसमें ये दो पॉइंट ए और बी लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनको बनाऊं, ड्रॉ करूं यहाँ पे इनकी एबीडी, तो भाई देखो ध्यान से कि मैंने पानी के अंदर ही पानी की एक सिलेंडर ले ली है, इमेजिनरी सिलेंडर, और इसका मास मान लिया मैंने m है, इसकी लेंथ मान ली है मैंने l है सपोज, या h है हॉरिजॉन्टल में, इसकी लेंथ मान ली है मैंने, लेंथ कितनी है, h है, लेंथ कितनी है, h है, और इसका मास मान लेते हैं हमें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया हमने a है। ठीक है भाई, क्लियर। तो अगर मैं बोलूं ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट आपका b है, तो इस पर फोर्स मैंने मान लिया सपोज दैट कितना लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, मान लेते हैं F1, ये फोर्स इधर लगेगा, मान लेते हैं F2, क्लियर। ठीक है, हम प्रूफ कर रहे हैं कि भाई सेम होता है नहीं होता है। ठीक, तो अगर देखें इन पे एक्सीलरेशन तो है नहीं, तो एक्सीलरेशन तो जीरो है, यानी कि पक्का ये फोर्स F नेट इक्वल टू एम लगा दें। एफबीडी बना दी हमने फ्लूइड की, एफबीडी बना रखी है हमने, क्या लगा दें, F नेट इक्वल टू एम ए। तो भाई क्या बोलते हैं, मान लो F1 माइनस F2,
क्लियर, m इंटू ए, मास लिखने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, मास इस इमेजिनरी फ्लूइड का, m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इमेजिनरी फ्लूइड, इमेजिनरी फ्लूइड जो इसके अंदर है, इमेजिनरी फ्लूइड, ठीक है, मास ऑफ, एक बार काम करते हैं, मास ऑफ इमेजिनरी फ्लूइड, ठीक, मास ऑफ इमेजिनरी फ्लूइड, ठीक है। एक्सीलरेशन चूंकि जीरो है, अगर ये टर्म जीरो है तो पूरा का पूरा हम बोल सकते हैं भाई F1 इज इक्वल टू F2 के बराबर, हाँ या ना, यानी कि फोर्सेस सेम होगा। और फोर्स अगर लिखा जाए तो ए पॉइंट पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या माना गया था, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है, क्लियर, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो अगर देखें तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, सिंपल सी बात है, प्रेशर एट ए इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां की बात करें तो परपेंडिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा भाई, फोर्स हमेशा कंप्रेसिव होता है, कंप्रेसिव प्रेशर, फोर्स कितना होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बी पॉइंट पे, तो पी बी इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस सेक्शन एरिया, तो कितना आ जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, ये होगा आपका पी ए इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये होगा आपका पी बी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक, ये और ये गेट कैंसिल, तो पी ए बराबर क्या हो गया, पी ए बराबर पी बी के हो गया, तो यानी कि न्यूटन, पी ए बराबर पी बी के हो गया, यानी कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर हमेशा सेम होता है, यानी पीसीबी यहीं पे है तो पीसीबी भी देख सकते हैं प्रेशर सेम होगा, क्लियर, बात आई समझ में। तो पास्कल इतना बोलता है कि भाई सेम लेवल पर प्रेशर हमेशा सेम होगा, क्लियर, इन सेम लिक्विड, ये बात भी होनी चाहिए, और लिक्विड कैसी होनी चाहिए भाई, नॉन एक्सीलरेटिंग लिक्विड फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हमने ये देखा कि भाई सेम लेवल पर प्रेशर सेम है, किस केस में, किसने कहा, पास्कल्स लॉ, ठीक, क्लियर। चलिए, तो सेम लेवल पर प्रेशर सेम, ठीक, हाँ, अब हम लोग बात करते हैं भाई कि अगर वेरिएशन होता, प्रेशर सेम लेवल पर तो सेम है, लेकिन ऊपर से नीचे जाने में प्रेशर कैसे जा रहा है, बदल रहा है, तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ या विद हाइट आप बोल सकते हो, तो हम लोग प्रेशर करेंगे वेरिएशन विद हाइट या विद डेप्थ, क्लियर, तो प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ की बात करेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है, कौन सा प्रेशर ऊपर की तरफ ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये वेसल, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो भाई ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो भाई पक्का इस पे क्या लगेगा, इसके हर पॉइंट पर प्रेशर लगेंगे, यहां पे मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है, इसके हर पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा, पी नॉट पी नॉट पी नॉट पी नॉट, क्लियर, और नीचे मान लो पॉइंट बी है, तो इस पे कैसे लगेगा भाई फोर्स, ऐसा, ये हमने फिर से एक इमेजिनरी लिक्विड मान ली, ठीक है, उसकी एफबीडी बनाएंगे तो क्या बनेगा भाई, एफबीडी अगर बनाने चले किसका, एफबीडी ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर की बात करें तो इसकी एफबीडी हम बनाएंगे तो क्या दिखेगा भाई, सिंपली ध्यान से देखो, तो ये तो अपना सिलेंडर दिखेगा, ये पानी के अंदर पानी का सिलेंडर, क्योंकि हम देख रहे हैं वेरिएशन कैसे हो रहा है भाई, यहाँ पे तो पी नॉट है, अंदर बी पॉइंट पर हम प्रेशर निकाल रहे हैं, और बी पॉइंट की जो दूरी दे रखी है, सिलेंडर की हाइट समझो एच दे रखी हुई है, क्लियर, एच हाइट नीचे, बी पॉइंट पे प्रेशर हम पी पॉइंट पे निकालने जा रहे हैं, बी पॉइंट पे प्रेशर, तो आइए देखते हैं सिंपली, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर्स कैसा लगेगा, F1 ऐसा लगेगा, ठीक है, और वैल्यू कितनी होगी, तो भाई प्रेशर एट ए, और प्रेशर ए पे कितना है, प्रेशर ए पर कितना है भाई, प्रेशर ए पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, प्रेशर बी पे तो सिंपली दिख रहा है कि पी ए से तो बड़ा होगा, ये तो हम देख के ही बोल सकते हैं कि नीचे इसके ऊपर जितना मास है वो पी नॉट प्लस इतने मास का वेट, यहाँ पर इसके मास के वेट के कारण जो फोर्स होगा वो भी लिखना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे हम देखें तो बी पॉइंट आपका यहाँ पे जो फोर्स होगा ये F2, और F2 मान लेते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिलहाल के लिए ए है, ठीक है, फिलहाल के लिए ये ए है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो प्रेशर इंटू ए नहीं मानते, एस मान लेते, क्योंकि ए पॉइंट को हमने यहाँ पे मान रखा है, ठीक है, मान लेते पॉइंट ए है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है एस, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करा दें एस, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, पी बी का प्रेशर इंटू एस, और साथ में इसका कुछ मास होगा, उसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, बोलो एम इंटू जी, और ये कैसी फोर्स है भाई, ये कैसा एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन तो है नहीं, एक्सीलरेशन जीरो, नॉट एक्सीलरेशन फ्लूइड, नॉन एक्सीलरेटिंग फ्लूइड है, क्लियर है, तो क्या हम निकाल सकते हैं इसमें, आओ देखें, सीधे सीधे नेट फोर्स लगाएं, क्या
एफ नेट इक्वल टू एम ए, तो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलेरेशन है, यस और नो, एम इंटू एक्सेलेरेशन है। लेकिन क्या ये सही है क्या? नहीं, ये अभी हमने mg फोर्स तो लिया नहीं इसमें, तो F1 माइनस F1 प्लस mg ये फोर्स लग रहा है ना, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m इंटू एक्सेलेरेशन है, ये टर्म जीरो है, क्यों? क्योंकि एक्सेलेरेशन जीरो है। तो F2 बराबर किसके हो जाएगा, ये F2 बराबर हम लिख सकते हैं F1 माइनस mg, क्लियर, F1 प्लस mg, ठीक। F2 की वैल्यू क्या है भाई, F2 की वैल्यू देखें तो क्या लिखा है, तो F2 की वैल्यू अगर निकाले तो पहले m निकाल लेते हैं भाई। मास क्या होगा इसका, डेंसिटी इस लिक्विड की, सपोज दैट रो दे ही रखी थी इनिशियली, तो मास क्या लिखेंगे, मास ऑफ लिक्विड। तो मास ऑफ लिक्विड अगर हम निकालें तो भाई मास ऑफ लिक्विड होगा m इज इक्वल टू क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है भाई, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि है s इनटू h, इसकी हाइट दे रखी है h सिलेंडर की, क्लियर, h हाइट नीचे, तो क्या हो जाएगा मास, तो हम ये मास की वैल्यू उठा के वहां रख दें, बोलो क्लियर। तो क्या हो जाएगा सीधे सीधे इसकी वैल्यू pb इंटू एस, यहां पे इसकी वैल्यू F1 की pa इंटू एस, बोलो क्लियर। mg की वैल्यू कितना, मास दे रखा है हमारा रो इंटू एस इंटू एच इंटू जी, तो रो इंटू एस इंटू एच इंटू जी, क्लियर, एस 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 गेट कैंसिल, तो भाई pb की वैल्यू क्या आ गई, तो pb इज इक्वल टू pa प्लस रो जी एच, pa प्लस रो जी एच, क्लियर। pa कितना है भाई, pa p नॉट के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि pb इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, हाँ या ना, सिंपल है कि पी नॉट प्लस रो जी एच, ये हम लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है, क्लियर, बात आई समझ में, चलो भाई क्लियर है यहां तक। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो पी नॉट क्या है भाई, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि पीबी पे प्रेशर कितना, जैसे जैसे नीचे जाएंगे लिक्विड में हाइट के साथ क्या होता है, प्रेशर बदलती है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ती है, और बढ़ती किस हिसाब से है कि पी नॉट प्लस रो जी एच। अगर ध्यान से देखो तो इसमें लिखा है दो टर्म, ठीक है, इसमें दो टर्म लिखा हुआ है, क्या क्या, दो टर्म ये लिखा हुआ है सिंपली कि भाई ये जो बना है किससे बना है कि पी बी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, ये आपका जो टर्म लिखा हुआ है पी नॉट प्लस रो जी एच, इस टर्म को ध्यान से देखो, इसमें पी नॉट क्या है, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी नॉट क्या है, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, इस प्रेशर इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गोज प्रेशर, क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर। गेज प्रेशर भी एक टाइप का प्रेशर है जिसको हम अभी देखते हैं, गेज प्रेशर। गेज मतलब होता है सिंपल मेजर करना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा ये प्रेशर या कितना कम, ये होता है हमारा गेज प्रेशर। ज्यादा मतलब पॉजिटिव, कम मतलब नेगेटिव, कहने का मतलब समझ में आया, सिंपल सी बात है, नीचे जाने पर हाइट के साथ साथ डेप्थ के साथ साथ प्रेशर बढ़ता है, सोचो, क्लियर। अच्छा, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट सी होता और इसकी हाइट दे रखी होती यहां से कि h हाइट तक लिक्विड भरा है, तो हम क्या लिखते हैं भाई प्रेशर सी पे, तो सीधे सीधे प्रेशर सी पे लिखते हैं भाई, पहले तो ऊपर पी नॉट, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड की डेंसिटी रो, हाइट दे रखा है जी, और यहां की हाइट दे रखी है कितनी, h, ठीक, तो पीसीएम सीधे सीधे रो जी h लिख देते हैं, कैपिटल H, जहां हाइट h वाटर सरफेस से ये है, क्लियर है, बात आई समझ में, ठीक, क्लियर, आई होप यहां तक क्लियर होगा सबको, ठीक है। गेज प्रेशर एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है गेज प्रेशर, तो इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक, चलिए, तो गेज प्रेशर की बात कर रहे थे हम लोग, तो एक बार गेज प्रेशर देखते हैं क्या होता है। तो भाई सिंपली बात करें गेज प्रेशर की, तो गेज प्रेशर कुछ नहीं है, ठीक है, गेज प्रेशर की बात करें, एक टर्म आता है गेज प्रेशर, तो गेज प्रेशर अगर हम देखें, गेज प्रेशर अगर हम देखें तो गेज प्रेशर की बात करते हैं, तो गेज प्रेशर कुछ नहीं भी, अभी हमने लिखा कि P इज इक्वल टू समथिंग पी नॉट प्लस रो टाइम्स जी इंटू एच, यही अपना क्या था गेज प्रेशर। तो P गेज लिखना है तो आप सीधे सीधे क्या लिखोगे कि P गेज गेज P गेज इक्वल टू इज इक्वल टू
बोलो P माइनस P एटमॉस्फेरिक, क्योंकि ये कौन सा प्रेशर था भाई, P ATM ही था, तो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर, इस तरह से निकाल लेंगे हम लोग किसका, गॉस प्रेशर को। ठीक ठीक, बात आई समझ में। अच्छा, ये तो पी गेज हुआ। जैसे मान लो किसी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल कि किसी पॉइंट पे ये दे रखा है पी गेज, मान लो कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे मान लेते हैं पॉइंट है, इस पे हमें प्रेशर दे रखा है पी गेज। ठीक, बोला गेज प्रेशर एट ए, गेज प्रेशर एट ए इज इक्वल टू 0.2 ATM। इसका मतलब क्या समझते हो भाई कि गेज प्रेशर अगर 0.2 ATM है तो टोटल प्रेशर क्या होगा इस पर, तो लिखेंगे टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू P ATM यानी P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज। क्लियर, जरा गेज देखो तो P ATM कितना भाई, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, गेज कितना है 0.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो कितना हो गया 1.2 ATM। क्लियर, तो टोटल प्रेशर या नेट प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर इसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, नेट प्रेशर क्या हो जाएगा 1.2 ATM के बराबर। क्लियर है, आया ना। तो भाई सिंपल सा फंडा है गेज प्रेशर का। क्लियर, बात आई समझ में। ठीक, तो भाई सिंपल सा बात याद रख लो कि कभी भी पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो हम क्या करेंगे, पी गेज की बात करें तो पी एब्सोल्यूट से पी एटमॉस्फेरिक को घटा दो तो क्या मिल जाएगा, गेज प्रेशर। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो समझ में आया इतना। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, काफी क्वेश्चन इस पे करेंगे। ठीक।